बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गोजरा से साबिक एमएनए चौधरी अमजद अली वड़ाइच इंतकाल कर गए। मरहूम लीगी एमएनए चौधरी खालिद वड़ाइच और तहरीक इंसाफ के एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच के बड़े भाई थे। चौधरी अमजद अली वड़ाइच की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गोजरा से साबिक एमएनए चौधरी अमजद अली वड़ाइच इंतकाल कर गए हैं। मरहूम लीगी एमएनए चौधरी खालिद वड़ाइच और तहरीक इंसाफ के एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच के बड़े भाई थे। चौधरी अमजद अली वड़ाइच की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। गोजरा से साबिक एमएनए चौधरी अमजद अली वड़ाइच इंतकाल कर गए हैं। मरहूम लीगी एमएनए चौधरी खालिद वड़ाइच और तहरीक इंसाफ के एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच के बड़े भाई थे। चौधरी अमजद अली वड़ाइच की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, गोजरा से साबिक एमएनए चौधरी अमजद अली वड़ाइच इंतकाल कर गए हैं। मरहूम लीगी एमएनए चौधरी खालिद वड़ाइच और तहरीक इंसाफ के एमपीए बिलाल असगर वड़ाइच के बड़े भाई थे। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा हाफिज फरहान अली से। जी फरहान। आज बिल्कुल मैं इस वक्त अमजद अली वड़ाइच मरहूम की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। अमजद अली वड़ाइच साहब का एमएनए भी हैं, इसके साथ साथ गोजरा की सियासत में एक बड़ा नाम भी रखते थे। आज वो 20 दिनों की तकरीबन अदालत के बाद नेशनल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रहने के बाद जो है वो वफात पा चुके हैं। उनकी डेड बॉडी को लाहौर से गोजरा भी मुंतकिल किया जा रहा है। अगर नजर दौड़ाई जाए इनके सियासी कैरियर पर, तो एक गोजरा की सियासत का अहम नाम है, जिसके बगैर जो है गोजरा की सियासत को मुकम्मल करना नामुमकिन है। साहब एमएनए भी रहे और अब उनके बेटे जो है हसाम वड़ाइच पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार भी हैं। आज से तकरीबन 6 माह कबल जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, तो इनकी जानिब से अपनी नेशनल पार्टी जो बनाई गई थी उसको ख़त्म किया गया और इन्होंने एक बड़ा फैसला करते हुए पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद गोजरा में इनकी मकबूलियत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया था। वो एक बहुत बड़े सियासतदान के साथ साथ गोजरा के अवाम के लिए बहुत बड़े मसीहा के तौर पर भी जाने जाते हैं। गोजरा की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो गोजरा शहर में बहुत बड़े बड़े मनसूबे जो हैं, तरक्याती मनसूबे अमजद अली वड़ाइच ने अपने एमएनए शिप के दौर में शुरू करवाए और उनको मजीद आगे बढ़ाते हुए गोजरा को एक मिसाली शहर की जानिब जो है वो गामजन किया। उनकी डेड बॉडी जो है वो चंद घंटों तक यहाँ उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पहुँच रही है। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है तो अखबारान जो है वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं, उनके अफसोस कर रहे हैं। उनके जो नमाज जनाजा है कल सुबह 11 बजे गवर्नमेंट जो कॉलेज है बॉयज कॉलेज उसके ग्राउंड में अदा किया जाएगा। हाफिज फरहान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी मैनचेस्टर की सड़कों की खस्ता हाली के बारे में, शेखुपुरा मेन रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। शहरी अजियत से दो चार हैं। शहरी कहते हैं रोड की टूट फूट के बायस हादसात रोनुमा हो रहे हैं, इंतजामिया नोटिस ले। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है शेखुपुरा मेन रोड की? जी बिल्कुल, ये मेन शेखुपुरा रोड है जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ये मिल्लत चौक से जो है वो गट वाला तक जो है रोड इसी तरीके से जो खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह खड्डे होने के बायस शहरी जो है वो अजियत में जो है वो दो चार हैं। शहरियों का ये कहना है कि आला अफसरान को बारहा जो है वो शिकायत भी और सोशल मीडिया के जरिए भी पैगाम भेजे गए, लेकिन यहाँ पे जो है वो सुनवाई नहीं होगी। यहाँ पे क्योंकि मिल्लत चौक है, मिल्लत चौक से जो है वो टोटल तौर पे यहाँ पे कुछ लोग और शहरी मौजूद उनसे बात करते आ रहे हैं। उनका क्या कहना है इस हवाले से? सर जी, रोड टूटा हुआ है मुकम्मल, क्या कहेंगे आला अफसरान की रोड के हवाले? तो अल्लाह ही हाफिज दी इस हुकूमत का भी ਤੇ ਇਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣ। थोड़ी सी जगह इतनी ज्यादा नहीं है, मिल्लत चौक से जो है वो गट वाला तौर पे बाबा जी बोले जुग्गी से लेके यहाँ तक है, गट वाला तक सारी सड़क खराब है। तो कितनी मुश्किलात होती है जब आप? हादसे ज्यादा होती है, ट्रैफिक फंस जाती है, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। ट्रैफिक वाले हाथ बांध के खड़े हैं, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होता है, उनको परवाह ही नहीं है। अगर एसपी साहब सुन रहे हैं तो इनको ये बताया कि ड्यूटी करने आते हैं, मोबाइल सुनने नहीं आते घर से। बस बिल्कुल आपने बात सुनी, शहरियों में जो है वो गम गुस्सा पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि रोड को जो है वो मरम्मत किया जाए ताकि जो है यहाँ पे सफ़र करना जो है वो बिल्कुल आसान हो। यहाँ सिर्फ छोटी गाड़ियाँ नहीं बल्कि जो है बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ से गुजरने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ हैं क्योंकि गाड़ी की ट्रैफिक की रवानगी है, मेन रोड है,
تو لوگوں سے بات کرنے میں جو ہے مشکلات. یہاں پہ ایک لڑکا موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی روڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہاں سے؟ السلام علیکم بھائی. یہ نا دراصل یہ روڈ کب سے ٹوٹا ہوا ہے. اب کالج میں آنے جانے میں بہت پرابلم ہے. یونیورسٹی بچے آتے ہیں، NTU میں جاتے ہیں تو وہ پرابلم بہت ہوتی ہیں آتے جانے میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب اس کی وجہ سے روڈ بھی کافی بلاک ہوا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ فروٹ کی ریڈی ہے یہ بھی دور ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ روڈ بننا ضروری ہے اب ادھر. جی بالکل، روڈ بننا جو ہے وہ ضروری ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. بالکل کچھ کلومیٹرز ہیں جن کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو شہر کے جو اندرونی شہر ہے وہاں پہ سڑک کی حالت اور خاص کر ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. جی انتظامیہ سڑک کی مرمت کا کام کروایا. علی رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا علی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشواروں کے اہداف حاصل نہ کر سکا. فیصل آباد ڈویژن سمیت ملک بھر میں شارٹ فال کے باعث ایک بار پھر ڈیڈ لائن میں اضافہ کرنا پڑا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عمیر عصمت سے. جی عمیر، بتائیے گا شارٹ فال کی کیا وجوہات ہیں؟ جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے مالی سال 2022 کے انکم ٹیکس گوشواروں کے لیے ڈیڈ لائن میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے اور اب 15 دسمبر آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل آباد ڈویژن سمیت ملک بھر میں انکم ٹیکس ریٹرن کا جو شارٹ فال ہے اس کو پورا نہیں کیا جا سکا. فیصل آباد میں گزشتہ روز تک 2,21,000 افراد نے اپنی مالی سال 2022 کی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی، جبکہ FPR کی جانب سے اس کا تخمینہ قریباً 3 لاکھ تک لگایا گیا تھا. اسی طرح اگر ملکی سطح پہ بات کی جائے تو ملک بھر میں قریباً 25 لاکھ افراد نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی، جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد اس سے کہیں زائد تھی. مجبوراً FPR کو ڈیڈ لائن میں ایک بار پھر توسیع دینا پڑی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ FPR کی جانب سے مالی سال 2022 کی انکم ٹیکس ریٹرن میں جو 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹیز ہیں ان پر 1% کے حساب سے ڈیمڈ ٹیکس لگایا، اور ابھی تک اس کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں زیر التوا ہے. اور اس سب کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے وابستہ افراد ہیں ان کی جانب سے بھی غیر یقینی صورتحال ہونے پر اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائی گئی، اور یہ سب صورتحال ہے جس کے باعث کی جانب سے ایک بار پھر ڈیڈ لائن میں 15 دسمبر تک توسیع کرتی ہے. عمیر عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا عمیر. اور ابھی آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز میں صنفی امتیاز ختم کرنے کی ہدایت. سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر خواتین کے ووٹ زیادہ سے زیادہ رجسٹرڈ کیے جائیں گے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عبدالرحمان. جب بات کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو صنفی فرق ہے اس کو کم از کم کیا جا رہا ہے اور 8% بھی ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. واضح رہے کہ کچھ کانسٹیٹیونسیز ایسی ہیں جہاں پر یہ فرق 10% تک پہنچ چکا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فرق کو کم لایا جائے گا، کیونکہ بہت سارے علاقے اسپیشلی فیصل آباد میں اگر بات کریں تاندلے والا کا علاقہ یا اسی طرح سے مختلف تحصیلیں جو دور دراز کے، وہاں پر خواتین کی بطور ووٹر رجسٹریشن بہت کم عمل میں لائی جاتی ہے، اور اس کی یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ان کے ID کارڈ ہی ان علاقوں میں نہیں بنائے جاتے، جو ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، جس سے رجسٹریشن میں بھی مسئلہ بنتا ہے، ان کے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے میں بھی مسئلہ بنتا ہے، آنے والے دنوں میں بے فارم یا اس کے علاوہ ID کارڈ بنائے جاتے ہیں اس میں بھی مسئلہ بنتا ہے. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خواتین ووٹ کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنے میں ناکام رہتی ہیں کیونکہ ان کے ووٹ بھی نہیں بنے ہوتے. تو اس حوالے سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو بطور ووٹر رجسٹرڈ کیا جائے، اور جن حلقوں میں 10% سے زیادہ یہ فرق موجود ہے وہاں پر اسپیشل کمپین چلائی جائیں، اور یہ 8% فرق جو کہ عام حلقوں میں موجود ہے خواتین کے ووٹ زیادہ سے زیادہ رجسٹرڈ کیے جائیں گے. عبدالرحمان آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. اور یہاں آپ کو بتائیں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے صوبے بھر میں اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں. محکمہ جنگلات نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جانوروں کے غیر قانونی شکاریوں کے خلاف ہر سطح پر بلا امتیاز آپریشن کیے جائیں. تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران. جی بالکل، محکمہ جنگلات پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر کے DFOs کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وائلڈ لائف ایکٹ، پروٹیکٹیو ایکٹ اور جنگلی حیات کے جو حفاظت کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد کرتے ہوئے غیر قانونی شکار کرنے والے شکاریوں کے خلاف کارروائیاں عمل تیز لانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. DFO فیصل آباد کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کمالیہ فوریسٹ اور دیگر جتنے بھی غیر قانونی شکار کرنے والے شکاری ہیں ان کے خلاف جو جرمانے کی شرح بڑھاتے ہوئے جلد سے جلد جو ہے وہ مفصل رپورٹ پیش کی جائے. اور محکمہ جنگلات پنجاب کی جانب سے سال 2022 میں جو ہے وہ جتنی بھی نومبر تک جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کی مفصل رپورٹ جو ہے
वो महकमा जंगलात पंजाब को इरसाल करने की हदायत जारी की गई हैं। महकमा जंगलात के मुताबिक जो है ये भी हदायत जारी की गई हैं कि जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ जो प्लांटेशन है उसको भी दायरा कार बढ़ाते हुए जो है वो पार्लियामेंटेरियन को हफ्ता में एक दिन मुख्तस जो किया गया था उस पर अमल दरामद करते हुए शजरकारी मुहिम को तेज़ से तेज़ फैलाया जाए। DFO को हदायत जारी कर दी गई हैं और वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोटेक्टिव एक्ट और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, मलिक अली अवान चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान के मुशीर तायनात कर दिए गए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने तायनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मलिक अली अवान को दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही हैं। बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, मलिक अली अवान को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का मशीर जो है वो तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने मलिक अली अवान के मशीर के ओहदे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। मलिक अली अवान को दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद देने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से मलिक अली अवान का कहना है कि फेस्को मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीम कार कंपनी है। एतमाद का इजहार करने पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का मशकूर हूं और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की जो है वो कोशिश करूंगा। और इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान का कहना है कि मलिक अली अवान बासलाहियत नौजवान हैं। सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि फेस्को के 48 लाख सार्फिन तक बिजली की बिला तोतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और फेस्को के कंपनी के जो तमाम तर मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम किए जा सकें। इसी हवाले से मलिक अली अवान को जो है वो मशीर तैनात किया गया है ताकि कंपनी के मामलात में मजीद बेहतरी लाई जा सके और सार्फिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं फेस्को तक उन सब को दूर किया जा सके। ठीक है अवैस अली, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा हो गया, 1,62,500 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपए इजाफे से 1,39,315 रुपए का हो गया है। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा हो गया है, 1,62,500 रुपए का हो गया। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में वासा ऑफिस में ईस्टर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पेशरफ का जायजा इजलास हुआ। इजलास की सदारत MD वासा जब्बार अनवर ने की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साकिब रजा, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अदनान निसार, इकरामुल्ला, शुएब रशीद भी शरीक हुए। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। MD वासा का कहना है कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियती वर्कशॉप्स के इनाकात ज़रूरी हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शहरियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मेगा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के 9वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। 1367 ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की गई। दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के 9वें और यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के 8वें कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर डॉक्टर असद जहीर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के पैट्रन एंड चीफ मियां मोहम्मद हनीफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोहम्मद हैदर अमीन, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हमजा अमीन, मोहम्मद अबू बकर, रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खलीकुल रहमान, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अली चौधरी, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलिक, एडिशनल रजिस्ट्रार जाहिदा मकबूल समेत मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के डीन्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने भी शिरकत की। तलबा को नुमाया कारकर्दगी पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल से भी नवाजा गया। MBBS की बेहतरीन ग्रेजुएट का एजाज रिमशा लतीफ़ ने अपने नाम किया और 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। BDS की बेहतरीन ग्रेजुएट समीन कासिम करार पाई। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर असद जहीर ने होनहार तलबा के वालिदैन समेत ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी और कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने खुद को
तेजी से बदलते हुए आलमी हालात के मुताबिक ढाला और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करने की रिवायत बरकरार रखी। ये तकरीब इस अमर की जिंदा मिसाल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद पूरी ईमानदारी और लगन से नई तालीमी बुलंदियों को छू रही है। उम्मीद है कि ग्रेजुएट्स अमली जिंदगी में बखूबी फराइज निभाएंगे। असद ज़हीर ने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की आला क़यादत की तालीम दोस्त काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहम्मद हैदर अमीन ने खिताब में कहा कि तलबा का असल इम्तिहान तब शुरू होगा जब वो अमली ज़िंदगी में अपनी तालीमी काबिलियत को बुरुए कार लाते हुए अपना मुकाम हासिल करेंगे। उन्होंने इदारे के बानी हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम के नज़रियात और फ़िक्र की रोशनी में इस इल्मी और तहकीकी सफ़र को आगे बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया। रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ग्रेजुएट्स को नए दौर के चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को हमेशा पेशा वाराना अंदाज में तैयार रखने की तलकीन की और कहा कि यूनिवर्सिटी ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस अमर पर सर्व की हैं कि तलबा के किरदार को निखारने के साथ साथ उन्हें दौरे हाजिर के जदीद उलूम से भी रोशनास करवाया जाए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने पहले बैच की क्लासेस का आगाज कर दिया है। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के वफ्द ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तफसीलात बता रहे हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद महदूद है, बच्चों की एप्लीकेशन जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा थी और सीटें बहुत कम थी, जिस पर अब यकीनी तौर पर फैसलाबाद के जो तलबा व तालबात हैं उनको सुपीरियर यूनिवर्सिटी की शक्ल में एक नया इदारा मिल गया है जो अपने शहर में रहते हुए मज़ीद वो अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का पहला जो सेशन है उसका आगाज़ कर दिया गया है। क्लासेस जो हैं वो उनको आगाज़ उनका होने पर मुबारकबाद देने के लिए प्राइवेट स्कूल अलायंस के वफद ने यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर राजा मनान से मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल अलायंस से ज़ाहद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मैं राजा साहब को तहे दिल से इसकी मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं फैकल्टी को या फीसिस को तो बच्चों के लिए बड़ा टफ़ था कि उनके पास चॉइसेस बहुत कम थी और उनको हाई जो फीसिस थी वो देनी पड़ती थी। तो इस सूरत में भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इजाफा है क्योंकि ये फ्री ट्रांसपोर्ट भी बच्चों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो वी होप कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर इट विल बी अ बिग नेम इन द एजुकेशन फील्ड। जो जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर फैसलाबाद में रहते हुए अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उनके हॉस्टल के अखराजात जो हैं वो भी बचेंगे। इस हवाले से राजा मनान हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर, कितने डिसिप्लिन में यहाँ पर एडमिशन ओपन किए गए हैं और पहला सेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है, तो क्या कहते हैं फैसलाबाद के पेरेंट्स को, बच्चों को किन किन शोबाजात में सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है? हमने जी फैसलाबाद में जो है सुपीरियर एक संग मील के तौर पर शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये फैसलाबाद के लिए एक अच्छा इजाफ़ा आपको देगा एजुकेशन सेक्टर में। जिस तरह के हमारा 3U1M प्रोग्राम है, बहुत सक्सेसफुली लाहौर में उसने ख़ुद को प्रूव किया है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा बहुत अच्छा एक नाम पाकिस्तान में डेवलप हुआ है। तो हम उन्हीं चीज़ों को लेके यहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने कोई 22 से 23 कोर्सेज़ जो हैं जिसमें एलाइड साइंसेज़ के कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं, IT के कोर्सेज़ हैं, सारे इंट्रोड्यूस यहाँ पर किए हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जनवरी में मास्टर्स और MPhil की क्लासेस भी हम यहाँ पे लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हमेशा से हम ये बात करते रहे कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत लोधी भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे तो कोई नए नहीं आ रहे, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस, अब यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट फैसलाबाद में आ रही, क्या कहते हैं? ये अब फैसलाबाद के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके बच्चों के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन और एक बेहतरीन तालीम के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की सूरत में यहाँ एक इदारा कायम हुआ है। तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इससे इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, यहाँ पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में अलाइड हेल्थ साइंसेस के शोबाजात ऑफ़र किए गए हैं, उसके साथ साथ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल साइंसेस के प्रोग्राम है। तो यकीनी तौर पर बच्चों के लिए बेहतर ऑप्शन होगी फैसलाबाद में, जो कि दीगर इदारों में एडमिशन नहीं ले सके या मेरिट में नहीं आ सके या अभी तक उन्होंने किसी भी हायर एजुकेशन के इदारे को चूज़ नहीं किया, तो उनके लिए ऑप्शन अब मौजूद है कि वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी आएँ और यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।